हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। दोस्तों, आज हम अगेन एक वन शॉट सीरीज लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि ये क्लास 12 एचएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों मिला के अप्रॉक्स 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर जो है वो एक लिंक में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। गणपति पापा मोरिया। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है, फिर उनके फंक्शंस, किस किस तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। बेसिकली दो हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। इन दोनों मार्केट के हम मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। In an economy, individuals, corporates, government, etc. may have excess funds and may want to invest it. They are called investors. On the other hand, there may be businessmen, corporates, governments, etc. which may need funds who are called borrowers. The investors lend money to the borrowers through a market called as financial market. इन्होंने बताया कि एक कोई भी तरह की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी मतलब आप समझिए, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि कंट्री समझ लीजिए। तो कंट्री में कई सारे लोग होते हैं, कॉर्पोरेट्स होती है, सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो उनके पास, किसी के पास तो पैसा ज्यादा होता है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिसके पास, किसी के पास पैसे की कमी होती है, वो बोरो करना चाहते हैं। तो एक होते हैं इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं बोरोवर्स। द इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लेंड कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं, लोन पे दे देते हैं पैसे किसको, बोरोवर को। और ये जो पैसों का लेन देन होता है, जैसे हम खरीदते बेचते हैं ना, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज वगैरह, वो उनका एक मार्केट होता है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जहां पर इन्वेस्टर और बोरोवर्स मिलते हैं और वो मनी की ट्रेडिंग करते हैं, मनी की लेंडिंग, बोरोइंग करते हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं उसके मीनिंग की ओर। A financial market is a market where financial assets, that is, financial instruments, are exchanged or bought and sold. Financial market helps in mobilization of savings and convert it into investments. Thus, financial market acts as an intermediary between investors and borrowers. अब ये क्या बात बताइए, इसके थोड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, यहाँ पे अपन मार्क करते हुए चलते हैं। सबसे पहला तो भाई फाइनेंशियल मार्केट, नाम में ही मार्केट है, तो भाई ये एक तरह का मार्केट है। मार्केट में क्या होता है, कुछ चीज की खरीदी बिक्री होती है, कुछ सेल होता है, कुछ बाय किया जाता है। तो क्या चीज यहाँ पे बाय की जाती है, क्या चीज यहाँ पे सेल की जाती है, यहाँ पर का जो प्रोडक्ट है, जो चीज है, वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको यूज करके म्यूजिक जनरेट होती है। तो वैसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वैसे होते हैं जिनको एक्सचेंज करके, बॉट और सोल्ड करके फाइनेंशियल एसेट यानी कि पैसा क्रिएट होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंस क्रिएट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन, कहीं पर भी मोबाइल वर्ड आता है, मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मोबाइल कहीं पर भी लेके घूम सकते हैं, मोबिलिटी। तो वैसा ही है कि सेविंग्स, ये मोबिलाइजेशन किसका हो रहा है, सेविंग्स का। एक जना है, आप और मैं हैं, हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी सेविंग अकाउंट खोलते हैं। हमारे छोटे बच्चे, हम बचपन में क्या करते थे, पिगी बैंक करते थे, वो हमारी एक तरह से सेविंग होती थी। ठीक है, तो जो सेविंग हर घर में होती है, उसको मोबिलाइज करते हैं। उसका मूवमेंट कहाँ जाता है, वो बैंक में जाता है। वो पैसा आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और जो बैंक है वो आगे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आई आपको बात कि कहाँ तो आप सेविंग करके चल रहे थे और अब आप क्या कर रहे हैं, उनसे आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी, एक बीच का बंदा है जो कि क्या करता है, एक है जिनको पैसों की जरूरत है और एक है जिनके पास पैसा ज्यादा है। जो जिनके पास ज्यादा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास कमी है वो बोरो करना चाहते हैं। इन दोनों को मिलाता कौन है, इनके बीच का बंदा कौन है, लिंक क्या है इनकी, फाइनेंशियल मार्केट। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी। नेक्स्ट, Financial instruments are documents in the form of legal agreement between two parties having a monetary value. It represents a financial asset to one party and a financial liability to another party. Example, securities like shares, bonds, debentures, derivatives, commercial papers, etc. are financial instruments. जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तरह तरह के, वैसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नथिंग बट द डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट होता है, पीस ऑफ पेपर रहता है। वो पीस ऑफ पेपर क्या रहता है, लीगल एग्रीमेंट्स रहते हैं। किसके बीच में, दो लोगों के बीच में। कभी भी हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीज क्या है, एक हो गया लेंडर और एक हो गया बोरोवर। ठीक है, लेंडर बोरोवर आपको समझ में आता है।
लेंडर बोरोवर क्या कर रहे हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से बातें कर रहे हैं कि भाई 1 लाख 2 लाख 10 लाख के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। बाद में क्या लिखा है कि फाइनेंशियल, ये जो होता है क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो एक के लिए तो असेट है, फाइनेंशियल एसेट है, और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। बताओ किसके लिए फाइनेंशियल एसेट, किसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, जो बोरोवर है उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, और जो लेंडर है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। ये तो आपको पता है, ये जो लोन देता है, जो लोन लेता है, अकाउंट्स में पढ़ाई है अपन ने। अब ये बात होगी कि इसके एग्जांपल्स बता दो कुछ, तो क्या क्या हो गए, सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऊपर चल जा रहा होगा, कमर्शियल पेपर नाम पहली बार सुना होगा, एक्सेट्रा। ये सब जो है ये एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपको खाली ये याद रखना नाम, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये 3 चीजें तो याद ही रहती है सिक्योरिटीज में। इसके अलावा डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, डेरिवेटिव्स जैसे फॉर्म मैथ्स में अपन करते हैं डिराइव द फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव्स कहां से है, डिराइव, यानी कि क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स, देखो, which derives its value from an underlying asset. Underlying asset मतलब the underlying asset can be shares, stock, bonds, currency, commodities. मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, ये जो डेरिवेटिव्स है, इट इज नथिंग के बट कि ये शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ही हैं। ये कोई हिसाब से कोई एक चीज की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यू है, अपन बोलते हैं शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल कितना है, उतनी बड़ी कंपनी, रिलायंस का कैपिटल कितना है, उतनी कंपनी, तो वो शेयर्स क्या होते हैं, एक डेरिवेटिव्स होगा, और ये अलग अलग मार्केट होते हैं इनके, वो पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। आप लोगों को इतने समझ में। नेक्स्ट, आप लोग आगे कोई फाइनेंस का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट, Financial markets attract funds from investors and channelizes them to corporations. The term financial market represents the market which raises finance for long term via the capital market and short term via the money market. ये तो आपको अभी तक मालूम पड़ गया होगा कि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल, तो वो क्या होता है, 2 तरीके से हो जाता है। एक तो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म की बातें होती है, और जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब एक तरह से लिक्विडिटी हो गया, इसके लिए मनी मार्केट नाम दिया है। कैश क्या है, लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट है मतलब आज आपके पास पैसा है, फटाफट आप जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, ये आपको एक पावर देता है फटाफट खरीदने का, तो इसके लिए इसका नाम रखा है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब फटाफट करने वाला, मतलब शॉर्ट टर्म, यानी कि समझ लीजिए कि अगर शॉर्ट टर्म, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म हो जाता है एक्चुअली, कि 10-15 दिन की आपको रिक्वायरमेंट है, ये समझ लीजिए एक बार के लिए 12 महीने से कम का अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो वो मनी मार्केट में चला जाता है। एक्चुअली 10-15 दिन के भी ड्यूरेशन होता है। और कैपिटल मार्केट हो गया मतलब लॉन्ग टर्म, 5-10 साल का लोन चाहिए, वो हिसाब से। और खाली क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, वही बात जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग था, वही सेंटेंस यहाँ पे दूसरी तरह से लिख दिया कि अट्रैक्ट करता है, इन्वेस्टर से अट्रैक्ट करता है पैसा, और कहाँ दे देता है, चैनलाइज कर देता है, मूव कर देता है, कहाँ पे, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, Functions of financial market. Transfer of resources. Financial market facilitate the transfer of real economic resources from lenders to ultimate users. सबसे पहली बात, कौन क्या होता है, ट्रांसफर होता है रिसोर्सेज का, रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोले तो पैसा। ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज किससे कहां से कहां जाएगा, इन्वेस्टर से, सॉरी, फ्रॉम लेंडर्स टू अल्टीमेट यूजर्स। ठीक है, Productive usage. Financial market allows productive use of the funds. In the hands of the investors, their excess funds would have remained idle. Borrowers use these funds for productive purposes. ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रोडक्टिव यूसेज, एक इन्वेस्टर था, उसके पास एक्सेस पैसे पड़े हुए थे, वो कुछ नहीं करता, पैसे खाली पड़े रहते, आइडल पड़े रहते। अब क्या होगा, उसका प्रोडक्टिव यूज होगा। कोई बोरोवर होगा, हो सकता है वो कोई अपना और प्रोडक्शन में काम लगाए, वो एक अच्छा उसको प्रोडक्टिव यूज करेगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा उन पैसों का। Enhancing income. Financial market allows lenders to earn interest or dividend on their surplus funds, thus leading to the enhancement of the individual and the national income. ओके, अब आप बोलेंगे कि भाई एक जना दूसरे आदमी को पैसा क्यों दे रहा है, उसका क्या फायदा हो रहा है, दूसरे को तो पैसा मिल रहा है, जो बोरोवर है उसकी नीड फुलफिल हो रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो भी, उसको भी ओवर एंड अबव इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अगर वो कुछ लोन वगैरह दे रहे हैं तो, और डिविडेंड कैसे मिलेगा, अगर वो उसको शेयर्स वगैरह ले रहा है तो। शेयर्स के पीछे चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उसके पीछे उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो जो लेंडर है उसकी भी इनकम एनहेंस हो रही है। फिर और ये सब चीजों से क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उस जैसे ही हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ओवरऑल इकोनॉमी को ध्यान में रख के रखते हैं। जितना पैसा देश भर में घूमेगा, अच्छा पैसा की बात हो रही है, ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही, जितना पैसा देश भर में घूमेगा उतनी इकोनॉमी ग्रो होगी। ये बात बोली थी हमने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल फॉर्मेशन।
Financial market provides a channel through which savings flow to industrial and commercial organizations in the form of capital. This leads to capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बिजनेस की शुरुआत होने वाले पैसे कि कहाँ आप अपने पास पैसा रख रहे थे, आप गए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बैंक क्या कर रही है उसको यूटिलाइज कर रही है, वो दूसरों को लोन देने में वो पैसा इस्तेमाल कर रही है। और उससे क्या हो रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है, बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल को, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जा रहा है, और इस वजह से उनका कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो ये ओवरऑल फिर अगेन इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, Price determination. The financial instruments traded in a financial market get their prices from the mechanism of demand and supply. The investors are the suppliers of the funds and the corporates are the users. The interaction between the two and other market factors will help to determine the prices. हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2-3 में सीखा हुआ है कि भाई डिमांड सप्लाई क्या होती है। हर चीज में अपन देखते हैं कि जब भी कोई मार्केट होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात आती है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की बात आती है, वहाँ पे दो चीज अगेन आ जाती है। यहाँ पर भी दो का पैर बन रहा है, तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जब भी डिमांड एंड सप्लाई आते हैं वो ही एक्चुअली एक प्रोडक्ट की अच्छी प्राइस तय कर पाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टर क्या हो गए, काइंड ऑफ सप्लायर्स हो गए। सप्लायर्स मतलब मैन्युफैक्चर जैसे हो गए, वैसे हो गए। और दूसरे क्या हो गए, कॉर्पोरेट क्या हो गए, अल्टीमेट यूजर्स हो गए। उल्टा बात चल रही है ना। जब अपन वैसे होलसेलर वो सब चेन पढ़ते थे, उसमें क्या आता था, होलसेलर बहुत बड़ा आदमी है ना, फिर रिटेलर आता था, मैन्युफैक्चर आता था, फिर अल्टीमेटली रिटेल यूजर्स आते थे। ये उल्टा जा रहा है अभी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टर के पास पैसा है और वो कॉर्पोरेट को, मैन्युफैक्चर को पैसा देना है। तो ये क्या होगा, अपना सिंपल प्लेटफॉर्म हो गया कि आप जाते हैं, आपने स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज बाय कर ली, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब क्या होगा, आपने जो रिलायंस के 2000 का 2500 का शेयर खरीदा है वो जाएगा मुकेश भाई के पास, मुकेश भाई उससे पैसे को यूज करेंगे। आपके 2500 है लेकिन बल्क में समझिए उसको कि उस हिसाब से आप कितना खरीद रहे बेच रहे हैं, लोग और कितना खरीद रहे बेच रहे हैं उसके शेयर, वो डिटरमाइन करता है उसकी शेयर की प्राइस डिटर्मिनेशन। Sale mechanism. Financial market provides a mechanism for selling of a financial asset by an investor so as to offer the benefit of marketability and liquidity of such assets. ओके, फाइनेंशियल मार्केट वो क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म बना देता है, एक तरीका बना देता है जिसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट जो है वो एक्चुअली में अपन उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी सेल और जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक प्लेस मिल जाती है, एक मार्केट मिल जाता है जहां से ये अच्छे से फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। बस अपने को ये क्या बेनिफिट क्या मिलता है, मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट। लिक्विडिटी मतलब वही, कोई पैसा देने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, तो वो सेल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि पहले 2 पॉइंट क्या थे हमारे, पहले 2 थे रिसोर्सेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उस रिसोर्स का यानी कि मनी को ही प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। ये 2 पॉइंट क्या थे, मनी रिलेटेड थे। ये 2 पॉइंट क्या थे, एनहेंस करा इनकम मतलब इन्वेस्टर का क्या फायदा है, बोरोवर का क्या फायदा, उसको कैपिटल मिल रहा है। ये 2 कंपोनेंट क्या हो गए, एक प्राइस की बात आ गई और एक सेल की बात आ गई। ये दोनों साथ में चलते हैं ना पॉइंट हमेशा, सेल कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्लस प्राइस हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो वैसे लिंक में चल रही है। फिर क्या आ गया इसमें, अब आ गया मोबिलाइजिंग फंड्स। ये भी काइंड ऑफ वही है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज वाला ही है। Idle funds in the hands of the investors can be productively used by corporates. घुमा के पॉइंट पूछ रहे, सेम वर्डिंग आ रही है। Investors that have savings must be linked with corporates that require investment. So, financial market enables the investors to invest their saving according to their choices and risk assessment. This will utilize idle funds and the economy will boom. कुछ अलग पॉइंट नहीं है, आप लोगों को खाली पॉइंट बढ़ाने आने चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा था कि भाई आप अपनी अकॉर्डिंग अपने आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर को जहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो अपने रिस्क के हिसाब से, जिसका ज्यादा रिस्क जितना लेना चाहता है वो रिस्क असेसमेंट खुद का कर सकता है, खुद की चॉइस कर सकता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई रिलायंस में पैसे लगाने पड़ेंगे या टाटा में लगाने पड़ेंगे या अदानी में लगाने पड़ेंगे, आपको चॉइस मिल जाती है। और आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप यूटिलाइज कर रहे हैं आइडल फंड्स, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, घर में पड़े रहते, अकाउंट में पड़े रहते, उसके बदले क्या हो रहा है, अब इकोनॉमी बूम हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है। Liquidity. Financial market provides a mechanism for liquidating the financial instruments. This means at any given time, the investor can sell their financial instruments and convert them into cash. This is an important factor for investors who do not want to invest for a long period. जैसे कि अपनी बात आती है कि भाई हम जाएंगे बैंक में जाएंगे तो इन्वेस्ट करने के तो कई तरीके होते हैं, हम जाके एफडी भी खोल सकते हैं, लेकिन एफडी में भी क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड होता है ना, कि 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी। बट ऑब्वियस की बात है कि अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती है कि भाई आपको कम पैसे मिलेंगे। लेकिन लिक्विडिटी की बात यहाँ पर आती है, मतलब क्या है, ये लिक्विड
पानी वाला नहीं है, वैसा नहीं है। वो क्या है, इसका लिक्विड का मतलब क्या होता है, फटाफट कन्वर्ट। मोबिलाइज। हाँ कन्वर्ट, मोबिलाइजेशन तो थोड़ा अलग हो गया। हम तो वही हाँ कन्वर्ट। लेकिन कन्वर्ट होना, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे साइंस वाला अलग है, यहाँ पे क्या है, द पावर ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश। फटाफट कोई भी चीज कैश में कैसे बदल सकती है। आज आपके पास पेन है, आप अपने दोस्त को बेचोगे, वो फटाफट निकाल के आपको 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया दे सकते हैं, तो वो फटाफट क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास घर है, घर आप फटाफट एक दिन में बेच सकते हो क्या, वो नहीं हो सकता, तो वो लिक्विड नहीं है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से चलता है, जो कि शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड होते हैं। वो फटाफट आजकल के जमाने में तो एट क्लिक ऑफ माउस हो जाता है। आप स्टॉक देखिए, ग्रोथ देखिए, वो ऐप में सिर्फ आप एक बार बटन क्लिक करेंगे, आप अपने कभी भी जो है इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कभी भी बेच सकता है, कन्वर्ट कर सकता है इनटू कैश। तो जो भी आपको लगता है कि भाई और इतना इन्वेस्ट कर दूं, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, कैसे होगा, तो हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, Easy access. Both investors and industries need each other. The financial market provides a platform where both the buyers and sellers can find each other easily. तो मार्केट वही है जहाँ पे दोनों मिल सके। कौन कौन? बायर एंड सेलर। ट्रेड वहीं पर हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पर दोनों मिल सके। तो ये जो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक बना दिया है, तो ये एक इजी एक्सेस दे देता है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे दोनों आपस में मिल सकते हैं। और ये इजी एक्सेस का जो आजकल का प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, वो वर्चुअल भी हो गया। जैसे मैंने बताया कि वेरियस एप्स हैं आजकल हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, Industrial development. Financial market helps in transforming savings into capital. Corporates use the कैपिटल, okay. ट्रांसफॉर्मिंग सर्विस सेविंग इनटू कैपिटल। हाँ, Corporates use the funds of investors to undertake productive or commercial activities, thereby leading to economic development. ठीक है, जो आम लोगों की सेविंग रहती है वो कैपिटल में बन जाती है, यानी कि वो बिजनेस में डल जाता है वो पैसा। और वो पैसे से कॉर्पोरेट लोग क्या करेंगे, वो अलग अलग प्रोडक्टिव कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और गुड्स प्रोड्यूस होंगे, और बाइंग एंड सेलिंग होगी, और ट्रेडिंग होगी। उससे क्या होगा, और ज्यादा गुड्स की मूवमेंट होगी, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इस सबसे सारे पॉइंट थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। याद होगा आपको, कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये कैसे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन आ गए, इसमें आ गया कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, Treasury bill market, commercial bill market, commercial paper market. और कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं अगेन दो टाइप के। एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर उनको जिल्ड एज मार्केट भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। और दूसरा टाइप आता है इसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में अगेन दो टाइप है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब इसको हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि मनी मार्केट में क्या क्या चीजें आती हैं। Money market is a market for lending and borrowing of funds for short term. It is a market wherein lending and borrowing of funds take place for a short period of time, which varies from 1 day to a year. Also, the financial instruments traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. It is an important part of the financial system that helps in fulfilling the short-term and very short-term requirements of the companies, banks, financial institutions, government agencies, etc. It is a market for financial assets which are close substitutes for money. The instruments like commercial paper, liquid and treasury bills, etc. are traded in the money market. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि मनी मार्केट में क्या हो गया, हमने बात कर ली है, लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड कितना, 1 दिन से लेके 1 साल तक, यानी कि अप टू 1 ईयर। 1 साल के ऊपर की चीजें इसमें नहीं आएगी, वो किसमें चली जाएंगी, वो कैपिटल मार्केट में चली जाएंगी। 1 दिन से लेके 1 साल तक वाली चीजें मनी मार्केट में आ जाएंगी। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मैंने बोला कि एफडी में भी अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है ना, 2 बार चक्कर काटने पड़ेंगे बैंक को, उनको रीजन देना पड़ेगा। अच्छा आप एफडी तुड़वा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट जैसे 10% की बात होगी तो कुछ रुपया काट के देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस मार्केट में कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम और वैल्यू। टाइम मतलब आपको मैंने बोला जस्ट क्लिक ऑफ माउस पे हो जाएगा, और वैल्यू मतलब पैसे भी कटते हैं। टाइम एंड वैल्यू बिना कम किए एग्जैक्ट वैल्यू आपको उठाने मिल जाती है। फिर क्या है, फुलफिल करता है शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स किस की, कंपनीज की, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट एजेंसी की, एक्चुअली इवन पर्सनस की भी कर देता है कई बार ये मनी काफी टाइम। लेकिन थोड़ा वही रहता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहती है थोड़ी इसकी, तो यहाँ पे बड़े लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बैंक को जरूरत पड़ गई, सोचो बैंक को रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पे लिखा ना बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको 1-2 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो वो जाते हैं मनी मार्केट में।
और ये क्या है, इतने ज्यादा लिक्विड हैं, ये इतने आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं कि इनको अपन क्लोज सब्स्टिट्यूट मानते हैं पैसे का। मतलब अगर बैलेंस शीट में भी अगर हम देखेंगे तो इनको अपन मनी साइड में मनी की तरह ट्रीट करते हैं कि ये कैश इन हैंड का ही या कैश इन एट बैंक का ही सब्स्टिट्यूट है। द इंस्ट्रूमेंट लाइक कमर्शियल पेपर, लिक्विड, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है, जो कि हम मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं। यानी कि यहाँ के गुड्स प्रोडक्ट्स क्या है, ये भी एक तरह का मार्केट है ना। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर गुड्स क्या क्या है, ये सब कमर्शियल पेपर, लिक्विड एंड ट्रेजरी बिल्स। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। Features of money market. The funds borrowed and lent in money market are for short term. The maximum period for which the funds are traded in the market is 1 year. ये सेम बातें चल रही है, फटाफट पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म है और 1 ईयर मैक्सिमम है। It is a wholesale market for short term debt as the transaction volume is large. ठीक है, हमेशा पैसों की वॉल्यूम लार्ज है। इसके लिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं होता, बड़े बड़े लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कितने बड़े लोगों को कम टाइम के लिए रिक्वायरमेंट। तो होलसेल मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म डेट। Trading may take place over the telephone, after which return confirmation is done by way of emails. ठीक है, फोन पर भी बात हो सकती है इसके लिए। तो फोन पर मतलब आपके और मेरे फोन की बात नहीं हो रही, लेकिन ये ऑन ओवर कॉल हो रही है, क्योंकि ये पहले के जमाने से भी चलता आ रहा है। और जैसे बैंक्स टू बैंक होती है, बड़े बड़े लोग आपस में करते हैं, तो वो पहले क्या होता है, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाता है और फिर बाद में रिटर्न कन्फर्मेशन हो जाती है। मतलब इसके अंदर फुल फ्लेज एक एग्रीमेंट बनाने की, लीगल पेपर वर्क करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवर कॉल हो सकता है और रिटर्न कम्युनिकेशन होता है और बाद में रिटर्न ईमेल वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं। पार्टिसिपेंट देखो कौन कौन से इसके। Participants of money market include RBI, commercial banks, mutual funds, financial institutions, primary dealers and corporates. तो मेजरली सारे आपके फाइनेंशियल पिलर्स आ गए। सबसे पहला तो सबका माई बाप आ गया, फाइनेंशियल मार्केट का माई बाप आरबीआई आ गया, एपेक्स बैंक आरबीआई। फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ले लिए, म्यूचुअल फंड्स जो भी फाइनेंस में डील करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, प्राइमरी डीलर्स और कॉर्पोरेट्स। डीलर्स में भी फाइनेंस वाले डीलर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो दलाल वगैरह होते हैं उनकी डीलर्स की उनकी बात हो रही है। और मेजरली कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स मतलब लार्ज बिजनेस हाउस, टाटा बिरला, अंबानी, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज अपने, वो सब आ गए पार्टिसिपेंट्स में। There is an impersonal relationship between the participants of the money market. ठीक है, इनकी रिलेशनशिप कैसी है, इम्पर्सनल है। ठीक है, Money market has no geographical area, that is, there is no fixed place for carrying out transactions. जैसा हमने कहा ना कि ओवर द टेलीफोन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक मार्केट, जैसे हमको पता है मार्केट बोला तो अपने को दिखने एक आंखों में एक इमेज बन जाती है, ओहो ये मार्केट होगा, ये सुपर मार्केट होगा, ऐसा ऐसा होगा जहाँ पे ये गुड्स बेचे जा रहे हैं, ये लो कमर्शियल पेपर ले लो, ये लो ट्रेड बिल्स ले लो, हाँ ट्रेजरी बिल्स ले लो। ऐसा मार्केट नहीं है। ठीक है, ये एक वर्चुअल है, एक फोन पे बात हो जाती है ऐसे करके, एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं दे रखी, कोई फिक्स प्लेस नहीं होती। टेलीफोन पे बात होती है ना, पहले टेलीफोन से बात होती है, तो कोई फिक्स प्लेस नहीं है, नो ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, The instruments of money market can be converted easily into cash or have very short maturity periods. Moreover, the returns on investment is also low. है ना। जब आपको मालूम है, अरे आपका दोस्त बोलता है, ऐसे दोस्त बोलते तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन अगर समझो दोस्त ने बोला अरे मैं यूं हफ्ते भर के अंदर पैसा लौटा दूंगा, तो आप उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा दोगे। लेकिन अगर वो बोलता है 3 महीने का बाद दूंगा, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वही बात है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, लो मैच्योरिटी पीरियड है 1 दिन से लेके 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि 1 हफ्ते का ब्याज कितना मिलेगा, इसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मच लो। Major segments of money market are call money market, certificate of deposits market, treasury bill market, commercial bill market, commercial papers market. बस आपको ये नाम याद रखने हैं, बड़े होंगे तो आपको हर चीज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे और हर चीज का मीनिंग भी आएगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। कॉल मनी मार्केट अगर नाम से बताऊं तो कॉल करने का मतलब जैसे ही बोला ना वैसे ही पैसा मिल भी जाता है और देना भी पड़ता है। कॉल मनी मार्केट मतलब फोन किया और पैसा मंगा लिया, ऐसा है। डिपॉजिट मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, सब वैसे ही चीजें हैं। हर तरह के अपन ने बात की, ये सब क्या है, एक तरह के डॉक्यूमेंट है। Some important participants in money market. RBI. It is the most important participant in the money market. Through the money market, RBI regulates money supply and implements its monetary policy. It issues government securities on behalf of the government and also underwrites them. It acts as an intermediary and regulator of the market. ठीक है, सबसे पहली बात किसकी आ जाती है, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स की। जब बात करते हैं मनी मार्केट के अंदर तो हमने देखा था आरबीआई सबसे पहले नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है। दूसरी बात क्या कि आरबीआई मनी मार्केट के जरिए क्या करता है, रेगुलेट्स मनी सप्लाई, मतलब मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसको पैसे दे रहा है, ये पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, बिजनेस
कॉर्पोरेशन को, तो उनको कितना पैसा है, बैंक के पास कहाँ से पैसा आता है, बैंक के पास आता है, आरबीआई से पैसा आता है। तो वही है कि वो मनी सप्लाई को रेगुलेट कर लेता है। दूसरी बात, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है, वो इंप्लीमेंट करने में उसको हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि इश्यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे ये जो ट्रेजरी बिल्स लिखा था ना यहाँ पे मनी मार्केट में, एग्जांपल था, टी बिल्स बोलते हैं इसको, ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी बोलते हैं। जो टी बिल्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन इशू करेगा, मतलब ये जो टी बिल है ना, टी बिल मार्केट मेनली कौन करता है, ये आरबीआई देता है। तो ये आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अंडरराइट करता है, मतलब इशू करता है, खरीदता भी है बेचता भी। अंडरराइट करना मतलब बाय करना, इशू करना मतलब सेल करना, ये इसकी भाषा है, सिक्योरिटी मार्केट की भाषा है। इशू मतलब सेल करना, अंडरराइट मतलब बाय करना। तो खरीदना बेचना कौन करता है, आरबीआई करता है। किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो खरीदना बेचना नहीं कर सकती, तो वो क्या करता है, इशू यानी कि सेल, और अंडरराइट मतलब बाय। और लास्टली क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, बीच का भी बंदा है कि भाई जरूरत पड़ी तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो, और यहाँ पर से भी किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को काम दो, और फिर रेगुलेट भी करता है ओवरऑल मार्केट को। तो मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है आरबीआई। नेक्स्ट रोल प्ले करते हैं हमारे Central and state government. CG is a borrower in the money market through the issue of treasury bills, T-bills. The T-bills are issued through the RBI. The T-bills represent zero risk instruments. Due to its risk-free nature, banks, corporates, etc. buy the T-bills and lend to the government as a part of its short-term borrowing program. The state governments issue bonds called as state development loans. ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करती है। वो क्या रोल प्ले करती है, लेकिन वो यहाँ पे बोरोवर है। अपने को हमेशा आदत है कि अच्छा गवर्नमेंट है, मतलब वो तो देगी, तो लोगों का कुछ करेगी, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए भी उसको कुछ चाहिए ना, उसको भी पैसे चाहिए। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोरोवर एक्ट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को पैसों की जरूरत है, वो क्या करेगी, तो फिर वो मनी मार्केट में जाएंगे और वो इशू कर देंगे। इशू कर रहे हैं मतलब इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा चलता है। जब भी बोरोवर की बात आ रही है और गवर्नमेंट की खास करके बात आ रही है, आम लोगों की नहीं, जो बोरोवर होते हैं, हम तो क्या करते हैं, आप लोन लेने जाएंगे तो आपके पास पैसे होते हैं क्या, नहीं होते हैं। आपके पास क्या होता है, कोई सिक्योरिटी होती है ना। आप ये बोल सकते हैं गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लिया, तो आप क्या करते हैं, समझिए, एक आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास गोल्ड है, आप जाएंगे बैंक में गोल्ड लोन लेके आ जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, गोल्ड उनको दे देंगे बैंक वालों को, और बैंक से पैसा ले लेंगे। ये आप ये ट्रांजेक्शन समझ में आता है, इसमें तो डाउट नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये बात लिखिए ना, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उनके पास खुद की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, तो ये पेपर की वैल्यू है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट है। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स होती है ना, उसको इशू कर देते हैं। इशू कर देते हैं मतलब वो दे देते हैं, किसको दे देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, नहीं, बैंक को दे देते हैं, कॉर्पोरेट को दे देते हैं, और उसके बदले में कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देती है। ये गोल्ड का काम कर रहा है, ट्रेजरी बिल एक तरह का गोल्ड हो गया। और वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल यानी कि अपना गोल्ड कॉर्पोरेट को दे देती है, और कॉर्पोरेट जो होते हैं वो गोल्ड यानी कि ट्रेजरी बिल के बेसिस पे उनको पैसा दे देते हैं। वो पेपर इनके पास चला जाता है और पैसा इनके पास आ जाता है। और इसमें क्या है, जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। जीरो रिस्क क्यों, जहां पर भी गवर्नमेंट की बात आ जाती है टी बिल्स के अंदर, इसके अंदर बोलते हैं रिस्क नहीं है, मतलब पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, इस जीरो रिस्क के ऊपर क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री नेचर है तो बैंक कॉर्पोरेट हाथों हाथ पैसा दे देती है और गवर्नमेंट को पैसे दे देती है, लेंड टू द गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोग्राम। ये पूरा उल्टा चल रहा है, सरकार पैसे आ रही है, पैसा चाह रही है, किससे ले रही है, बैंक से और कॉर्पोरेट से, ये बात है इसमें। और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो क्या करेगा, उसके पास ट्रेजरी बिल से क्या नहीं, इसके पास दूसरी चीज है, इसके पास है स्टेट डेवलपमेंट बोन्स, ऐसा ही टर्म देती है। ये वर्ड याद रखना, ये खाली पॉइंट थोड़ा मैकेनिज्म समझने का रहता है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया। आगे, Public sector undertakings, PSU. Many listed government companies can issue commercial paper in order to obtain its working capital. ठीक है, वो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो क्या करते हैं, मैनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज यानी कि जो होती है वो भी अपना कमर्शियल पेपर दे सकती है। जैसे हमने बोला ना कि ये भी जो इशू कर रहे हैं ना, मतलब वो बोरोवर है एक तरह से, यहाँ पे ये समझो। ठीक है, तो ये लोग इशू करते हैं और इसके बदले में पैसा उठा लेते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे का पैसा। तो डे टू डे का पैसा क्या रहता है, एक दिन से लेके 12 महीने तक का, वही बात लिखी हुई। ये पीएसयू जो होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, जो मतलब अपने अभी तक अपने 3 चीजें देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स देता है, और पीएसयू क्या करता है, पीएसयू अपनी सिक्योरिटीज दे देता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज ही वर्ड था ना,
कमर्शियल पेपर देते थे, पीएसयू कमर्शियल पेपर देते थे। अब आते हैं फोर्थ पार्टी पे, पार्टिसिपेट पे, जो कि है Scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks are very big borrowers and lenders in the market. They borrow and lend in call money market, short notice market, repo and reverse repo market. तो इन सब का हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है, अभी हम उसमें नहीं घुसेंगे, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। आपको खाली ये याद रखना है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वैसे बैंक होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बोरोवर और लेंडर होते हैं, मतलब ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। ये बोरोइंग भी लमसम करते हैं, होलसेल लेवल पर करते हैं, और लेंडिंग भी होलसेल लेवल पर करते हैं, लेकिन किससे, मनी मार्केट में। तो ये बोरो भी करेंगे, लेंड भी करेंगे। कौन कौन से मार्केट में, जो अपने सारे एग्जाम्पल से, अपने कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट नोटिस मार्केट, रेपो एंड रिवर्स रेपो मार्केट। आप लोगों को वर्ड याद रखने, रेपो रिवर्स रेपो मार्केट। Insurance companies. Both the general and life insurance companies are usual lenders in the market. They invest more in capital market instruments. Their role in the money market is limited. ठीक है। तो जो इंश्योरेंस की बात आ गई, तो यहाँ पे देखो शेड्यूल बैंक्स को क्या बोला था, बड़े बोरोवर भी हैं और बड़े लेंडर भी हैं। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, यूजुअली लेंडर्स हैं, बोरो नहीं करते, उल्टा पैसा देने में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से, जनरल हो चाहे लाइफ हो, जनरल मतलब जो व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो सारा इसमें आ गया। और लाइफ इंश्योरेंस मतलब पर्टिकुलर इंसान की इंश्योरेंस की बात होगी। दोनों तरह की इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो यूजुअली लेंडर्स का काम करती है मनी मार्केट में। लेंडर्स मतलब उनके पास पैसा एक्सेस है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा है, वो लेंड करती है दूसरों को। और ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली तो कैपिटल मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और मनी मार्केट में, यानी कि शॉर्ट टर्म में इनका लिमिटेड रोल है। Mutual funds. Mutual funds offer varieties of schemes for different investment objectives of the public. Mutual fund schemes are liquid schemes. These schemes have the investment objective of investing in money market instruments. ठीक है। जब इसमें 6 पार्टिसिपेंट आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो कि वैरायटी ऑफ स्कीम्स ऑफर करते हैं, मतलब तरह तरह की स्कीम्स लेके आते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, हर तरह के, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी वो अलग अलग स्कीम लेके आते हैं। जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है वो भी अगेन लिक्विड स्कीम, अभी आपको समझ में आ गया, फटाफट कन्वर्टेबल इनटू कैश, लिक्विड स्कीम। These schemes have the investment objective of investing money in the money market। ठीक है, ये स्कीम का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ भाई अपने को मनी मार्केट में जानना है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है ना, लिक्विड स्कीम है, तो एक दिन से लेकर हमने बात की 1 साल तक का है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मनी मार्केट के ऊपर। A mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in a securities such as stocks, bonds, money market instruments, and other assets. ये देखिए, आप लोगों को कॉमर्स की लैंग्वेज ही अलग लगती होगी। सबसे पहले तो क्या बोला है, म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल। पैसा ले लो, पैसा जमा कर लो, सब पैसा का, और उसको क्या करता है, पूल ऑफ मनी। पूल ऑफ मनी मतलब क्या हुआ, पूल टुगेदर, जैसे कार पूलिंग होती है ना, कार पूलिंग मतलब चार लोग एक कार शेयर करके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कार पूलिंग। तो पूल ऑफ मनी का मतलब क्या होगा, सबका पैसा एक जगह इकट्ठा करके व्हीकल में बैठ के, फाइनेंशियल व्हीकल में बैठ के अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की ओर। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम, स्टॉक, शेयर, डिवेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अदर फाइनेंशियल एसेट। अदर एसेट्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है ऐसा। तो सबका पैसा जमा करके एक जगह पे फाइनेंशियल व्हीकल में बैठ के फाइनेंस जाता है। ये क्या काम है म्यूचुअल फंड के। 7th, Non-banking finance companies, NBFCs. NBFCs use their surplus funds to invest in government securities, bonds, etc. Example of NBFC is Unit Trust of India, UTI. तो यूटीआई जो है, यूटीआई बैंक अलग है, यूटीआई जो अब कन्वर्ट होकर एक्सिस बैंक हो गया वो अलग चीज है, ये यूटीआई अलग है। ये क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक एग्जांपल है एनबीएफसी का। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो कि फाइनेंशियल कंपनी होती है, लेकिन वो बैंक वाला काम नहीं करती। मतलब आप जाके अपना डिपॉजिट नहीं कर सकते चेक, वहां से कुछ और पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ये अलग तरह की होती है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डील करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक के काम इधर नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, ये जो अपने इनके पास जो एक्सेस सरप्लस में ओवर एंड अबव जो इनकी आइडियल मनी है, वो ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। वही बात है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपना गोल्ड यानी कि अपनी सिक्योरिटीज इनको देती है, इसके बदले में ये लोग अपना सरप्लस उनको दे देते हैं। और क्योंकि ये लोग सरप्लस फंड दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड के बदले में इंटरेस्ट देगी उनको। तो ये इन्वेस्टर और बोरोवर का रिलेशनशिप होता है एनबीएफसी में और गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, Corporates. Corporates borrow by issuing commercial papers, which are nothing but short-term promissory notes. They are the lender to the banks when they buy the certificate of deposit issued by the banks. ठीक है।
तब क्या होता है, अब ये कॉर्पोरेट की बात आ गई। अभी तक हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे ना, तो जो वो लोग सब पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो लोग जैसे गवर्नमेंट को पैसा उठाना रहता है तो वो क्या क्या देता है, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है, वो सब बात है। अब अगर कॉर्पोरेट को ही पैसा उठाना है तो वो उसके पास भी एक तरीका है, वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, एक तो स्टॉक्स हो गए वो अलग चीज है, ठीक है, उसके ओवर एंड अप क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स, जो कि एक तरह के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। प्रोमिसरी नोट्स मतलब प्रॉमिस नोट, प्रॉमिस कर दिया है कि इतने दिनों में पैसा चुका दूंगा, प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, एक तरह का प्रॉमिस होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 दिन से लेकर 1 साल तक के अंदर, मोस्टली 15-20 दिन का ड्यूरेशन होता है कमर्शियल पेपर की बात करते हैं तो उतने दिन के अंदर हम जो है पैसा चुका देंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ये लोग बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल पेपर उनको इशू करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये किस में काम आता है, जब कमर्शियल की पेपर की बात आती है तो जो डॉक्यूमेंट, जो वर्ड्स आपको यूज करने हैं वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। किसके रिलेशन में है ये, कॉर्पोरेट्स के लिए। नेक्स्ट, लास्ट, Primary dealers. Their main role is to promote transactions in government securities. They buy as well as underwrite the government securities. बाय मतलब खरीदते हैं, और अंडर का भी मतलब एक तरह से खरीदा ही हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो मैं हूँ, जिसका कोई नहीं उसका तो प्राइमरी डीलर है यारो। ये क्या करते हैं, उसका खरीद भी लेते हैं और बेचने के हिसाब से भी उनको मदद करते हैं कि अगर प्रमोट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो क्या करेगा, ये खरीद लेगा, ये अंडरलाइट कर लेगा, ये आगे बेचता भी है। इसके लिए मैंने बोला सेलिंग का भी काम होता है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, बाय भी करता है और अंडरराइट भी करता है, मतलब बेचने का भी काम करता है। अभी हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो यहाँ पे चलो तुम लोग को आई गया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कॉल मनी मार्केट क्या होता है, सब पढ़ लेते हैं। इन मनी मार्केट, In the money market, only those financial instruments are traded which are immediate substitute for money. Some of these instruments are explained as follows. Call money and notice money. Call money and notice money market is an important segment of the money market in India. Under call money, funds are lent or borrowed for very short periods, that is 1 day. Under notice money, funds are lent or borrowed for periods between 2 to 14 days. Funds have to be repaid within a specified time on the receipt of notice given by the lender. When one bank faces temporary shortage of cash, then another bank with surplus cash lends money to it. Hence, call money or notice money market is also called as interbank call money market. ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दिया है। सबसे पहली बात, कॉल मनी, नोटिस मनी। कॉल मनी मतलब 1 दिन का, अगर 1 दिन की पैसे की जरूरत है, किसको जरूरत है, लेकिन आपको और मेरे को नहीं, बैंक्स को। बैंक्स को टेम्पररी रिक्वायरमेंट है 1 दिन की, वेरी शॉर्ट पीरियड की। अगर 1 दिन की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे हम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कॉल मनी। अब बोलेंगे 1 दिन की क्यों जरूरत है, हो सकता है कोई बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, सरकार को कुछ और करना हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, 1 दिन के लिए पैसों की जरूरत है तो क्या करेंगे हम, कॉल मनी। 2 दिन से लेके 14 डेज तक की रिक्वायरमेंट, सिर्फ 2 to 14, मतलब 15 डेज के लिए इशू हो सकता है कि ये नहीं हो सकता। 2 to 14 डेज के लिए क्या होता है, नोटिस मनी। 1 डे कॉल मनी, 2 to 14 डेज नोटिस मनी। ठीक है, यही बातें लिखी हुई है। कॉल मनी में लेंड और बोरो किया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। कैसे रिपे किया जाता है, फंड्स आर रिपेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस गिवन बाय द लेंडर। लेंडर ने बुलाया, भेजा, पैसा दे, पैसा दे, नो इफ नो बट, कीप योर माउथ शट एंड गिव द कैश बैक, जो भी है पेमेंट कर दो। अगर एक बैंक के पास टेम्पररी शॉर्टेज आ गई, भयंकर भारी शॉर्टेज आ गई, तो दूसरा बैंक जिसके पास सरप्लस फंड होंगे वो उसको पैसा दे देगा 1 दिन के लिए, कॉल मनी। 2 से 14 दिन नोटिस मनी। हैंड्स, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने बोला इसमें पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, सिर्फ बैंक से ना, कॉर्पोरेट बोला क्या, इंडिविजुअल बोला क्या, एनबीएफसी बोला क्या, नहीं, सिर्फ बोला कि एक बैंक के पास कमी होगी, एक बैंक के पास सरप्लस होगा, तो ये क्या हो गया, इंटर बैंक, बैंक टू बैंक, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। Treasury bills or T-bills. Treasury bills are short-term securities issued by RBI on behalf of the central government of India to meet the government's short-term funds requirement. Treasury bills have 3 maturity periods: 91 days, 182 days, and 364 days. These bills are sold to banks and individual firms, institutions, etc. These bills are negotiable instruments and are freely transferable. The minimum value of T-bills is 25,000 or in multiples of 25,000. These are issued at a discount and repaid at par, and hence they are also called zero coupon bonds. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है इसके अंदर, बुक के अंदर। सबसे पहले अभी बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स, यानी कि टी बिल्स, इसका दूसरा नाम है। ये बात आपको याद रखनी है। सारे इसके अंदर जैसे मैंने हाईलाइट किया, आप बोलोगे पूरा का पूरा पैराग्राफ पे हाईलाइट हो गया, लेकिन आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं, रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहली बात,
ये कैसे है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से। कौन इशू करता है भाई, आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई कोई भी काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, गवर्नमेंट को जरूरत है भाई, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स के मेच्योरिटी देख लेते हैं अपन। 3 तरह की मेच्योरिटीज होती है, कैसी होती है, 91 डेज की, 182 डेज की और 364। 364 क्यों, 365 डेज का तो 1 ईयर होता है, अपने को तो 1 ईयर के अंदर का काम करना है, इसके लिए है 364 डेज, ठीक है। तो बैंक टू बैंक होता है क्या, नहीं, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये किस किस को बेच सकता है, टू बैंक्स, टू इंडिविजुअल्स, आप और मैं भी ले सकते हैं, आप और मैं भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्म्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे लोग आ गए, लेकिन हमेशा रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं टी बिल इशू कर दूं क्या, नहीं, खाली सरकार कर सकती है, वो बातें रखनी। फिर है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब समझने की जरूरत नहीं है, अगला वर्ड लिखा है, आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो हमेशा कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एंडोर्स किए जा सकते हैं, वर्ड अगर आपको पता हो तो, कि आपके पास है, आप जैसे इंडिविजुअल बोला था, इंडिविजुअल ने आपने अपने फ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप बोलोगे अब तू ले लेना इससे पैसे, अब तू ले लेना इससे पैसे, ऐसे अपन फटाफट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे शेयर में ट्रांसफर करने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, इसमें बिल्कुल नहीं होती, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। फिर क्या हो गया, इनकी वैल्यू क्या होती है, अमाउंट क्या होगी, 25,000 एंड मल्टीपल्स ऑफ 25, मतलब 25,000 के नीचे का काम होएगा क्या, इसमें नहीं होएगा। कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 25,000 और उसकी मल्टीपल की, यानी कि 40,000 का टी बिल हो सकता है क्या, नहीं, 25, 50, 75, 1 लाख, ऐसे अमाउंट कंटिन्यू होगी इसके अंदर। फिर ये क्या होते हैं, ये डिस्काउंट होते हैं, सॉरी इशू होते हैं डिस्काउंट के ऊपर, और रीपे होते हैं पार, इसके लिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब अपन बोल रहे हैं ना कि भाई अच्छा इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, इंटरेस्ट नहीं बोला अपन ने, डिविडेंड नहीं बोला, इसमें क्या रिस्क, क्या रिटर्न, क्या फायदा लोगों को लेने का, तो भाई फायदा ये है उनको कि जैसे अगर कोई चीज है, जैसे ये जो टी बिल की एक वैल्यू होती है, ये होएगा 100 रुपए का, तो पता है कितने पे इशू होगा, पहले कितने पे होगा, ये होगा 91 पे, 91 पे, तो फिर आपको जब रिडीम होगा, रीपे किस में करेगा, मतलब आपको सरकार पहले 90 के हिसाब से देगी, लेकिन जब चुकाएगी ना तो आपको 100 के हिसाब से चुकाएगी, तो पार पे होगा, और इसके लिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन नहीं आता, और वो पार पे इशू हो जाता है। नेक्स्ट, Trade bills or commercial bills. Bill of exchange, also called as trade bills, are negotiable instruments or bills drawn by a seller on the buyer for value of goods sold under credit sales. These have short-term maturity period, generally of 90 days, and can be easily transferred. If the seller wants immediate cash, he can discount the trade bills with commercial banks, that is, sell it to banks for cash. When the trade bills are accepted by commercial banks, it is known as commercial bills. Banks can rediscount the bills any number of times till the maturity of the bill. तो ये अपन ने बुक कीपिंग के जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी सीखा है आप लोगों ने थियरी में, तो उसमें क्या आ जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड बिल्स, और ये भी एक तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कभी भी किसी को भी एंडोर्स किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ पर जनरेट होते हैं, जब भी अपन को गुड्स सेल किए, हमने यहाँ पे गुड्स सेल की बात आ गई कि गुड्स अपन ने उधार पे दिए, क्रेडिट पर दिए, तो उसके बदले में क्या होता है, अपन कैश रिसीव कर सकते हैं, बैंक में रिसीव कर सकते हैं, या फिर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बायर सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकता है या फिर ट्रेड बिल भी दे सकता है, लेकिन जब ये ट्रेड बिल कोई कमर्शियल बैंक एक्सचेंज करते हैं तो उसको अपन कमर्शियल बिल्स बोल देते हैं। इनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, 90 दिन के अंदर, ठीक है, और इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। और अगर कोई सेलर को, जिसने कुछ बेचे हैं उधार पे, उसको कैश की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो क्या करेगा, जो बायर ने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, वो बायर बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक में चला जाएगा, और बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा, और फिर उसको बैंक को बेच देगा, ठीक है। जब ये पैसा मिलेगा ना तब तू ले लेना, मेरे को अभी पहले दे दे, तो फटाफट वो कैश में कन्वर्ट हो गया। यही बात लिखी कि भाई बैंक्स कैन रीडिस्काउंट मतलब आगे ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसा उठा सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब तक बिल की जो 90 डेज खत्म नहीं होते उसके अंदर अपन कितनी मल्टीपल टाइम्स अपन उसकी रीडिस्काउंटिंग करा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर्स। Commercial paper is an unsecured promissory note issued by highly rated companies. All India financial institutions like SIDBI, Exim Bank, etc., and primary dealers with a fixed maturity period which varies from 7 days to maximum 1 year. The minimum value of CP is rupees 5 lakhs or in multiples of rupees 5 lakhs. It is issued at a discount to the face value and are highly liquid as it gives better returns than normal bank deposits.
Individuals, banks, mutual funds, companies, etc. invest in commercial papers. अगेन कमर्शियल पेपर क्या है, प्रोमिसरी नोट है, लेकिन ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब इसके पीछे कोई और सिक्योरिटी या गारंटी ऐसे नहीं रहती, लेकिन प्रोमिसरी नोट है, मतलब भरोसे के लायक है। ठीक है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, हाईली रेटेड कंपनीज। अपने ने बात की थी कमर्शियल पेपर कौन इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। तो कॉर्पोरेट कैसे कैसे हो गए, जिसके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सिडबी, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, हाईली रेटेड कंपनीज। ऐसे धोखेबाज नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, वैसा वाला प्रोमिसरी नोट नहीं है ये। अनसिक्योर्ड है लेकिन फिर भी हाईली रेटेड कंपनी है। तो इसके अंदर कौन पैसा लगा सकता है, इंडिविजुअल लगा सकता है। कभी भी ये बात याद रखनी है कि सरकार गलत चीजों में इंडिविजुअल्स को नहीं घुसाती, नहीं लेने देती उनको पैसा, कि इंडिविजुअल्स यानी कि पूरा देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी इससे। तो ये हाईली रेटेड कंपनीज है, उसी के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकते हैं। कितना फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है इनकी, या तो 7 दिन से लेके मैक्सिमम 1 साल, 1 साल के ऊपर नहीं जाएगा। मनी मार्केट की चीजें पढ़ रहे हैं अपन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल। तो भाई जो एकदम मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, थोड़े हायर अपर मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास 5 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो एक चीज में, 5 lakhs टू मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs में कर सकते हैं। ये भी अगेन डिस्काउंट एट फेस वैल्यू होता है, यानी कि एक तरह से जीरो कूपन पॉइंट की तरह ही हो गया ये, और हाईली लिक्विडेबल। इसमें कौन कौन से आ गए, रिटर्न्स कैसे होते हैं, नॉर्मल बैंक डिपॉजिट से ज्यादा मिल जाता है, बेटर रिटर्न्स। फिर इंडिविजुअल बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े लोग, सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें, कमर्शियल पेपर्स में। Certificate of Deposits, CDs. These are unsecured negotiable promissory notes usually issued by commercial banks and financial institutions. It is a receipt of funds deposited in a bank for a fixed period at a specified rate of interest. It can be issued for a minimum value of rupees 1 lakh or in multiples of 1 lakh. They can be issued at a discount to the face value. They have a maturity period of minimum 7 days and maximum 1 year. Maximum maturity may be 3 years if the CDs are issued by financial institutions. CDs can be bought by individuals, companies, etc. ठीक है, तो सीडीज मतलब क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी अगेन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, लेकिन कौन इशू करता है इसको, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो अपन ने पहले पढ़ा था कमर्शियल पेपर्स, ये कौन इशू कर रहा था, ये एक तरह का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट था, वो हाईली रेटेड कंपनीज इशू कर रही थी। लेकिन जब अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, ये कौन इशू कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन इशू कर रहा है, उस पर फर्क आ रहा है। ये भी अगेन 7 दिन से लेके मैक्सिमम 1 ईयर के थे, ये भी सेम ड्यूरेशन है, मिनिमम 7 days, मैक्सिमम 1 ईयर। फर्क क्या क्या आ जाता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सीपी, कमर्शियल पेपर थी 5 lakhs एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 lakh, लेकिन सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1 lakh टू मल्टीपल्स ऑफ 1 lakh। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ये भी फिक्स पीरियड के लिए होता है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बस यही है। और इसमें खाली ये बोला है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी कितनी हो सकती है, 3 साल की हो सकती है, अगर जो सीडीओ किसने इशू किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कमर्शियल बैंक ने किया तो भाई मैक्सिमम 1 ईयर होगा, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो 7 दिन से लेके मैक्सिमम 3 साल तक का इशू कर सकता है। और कौन पैसा लगाएगा इसमें, इंडिविजुअल, कंपनी, एक्सेट्रा। Government securities. The marketable debts issued by the government or by semi-government bodies which represent claims on the government is known as government securities. These securities are issued by agencies such as central government, state government, local self-government, example municipalities, etc. These securities are safe investment as payment of interest and repayment of principal amount are guaranteed by the government. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होगी, ये एक मार्केटेबल डेट्स है, मतलब बार बार इशू की जा सकती है, ट्रेड किया जा सकती है। मार्केटेबल डेट है इशूड बाय गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि क्या आ गया, लोकल मार्केट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, वो सब आ गए सेमी गवर्नमेंट बॉडीज में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटी कौन इशू करता है, इशूड बाय एजेंसी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोग इशू करते हैं। एग्जाम्पल म्यूनसिपैलिटी, एग्जाम्पल हो गया सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, सिडको अपने आप पे है पनवेल में, या मुंबई की बात करें तो महानगर पालिका, वो सब अपने अपने स्टेट की, अपने अपने सिटी के हिसाब से म्यूनसिपैलिटीज होती है, वो लोग ये इशू कर सकते हैं। फिर ये जो सिक्योरिटीज होती है वो सेफ है, जब भी सरकार की बताएगी तो वो सेफ हो जाएगी। सेफ क्यों, कि भाई सरकार तो पैसा देगी, चाहे आपका इंटरेस्ट की बात हो, चाहे आपके प्रिंसिपल की रीपेमेंट की बात हो, गारंटीड है कि भाई आपको ये अमाउंट दी जाएगी सरकार से। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके लिए इनको भी हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बोलते हैं, इसमें चिंता की बात नहीं है, सरकार पैसा देगी लिया है तो। Repo or repurchase agreement. Repo is an agreement where the seller of a security, that is, one who needs money, agrees to buy it back from the lender at a higher price on a future date.
रेपो, रेपो एग्रीमेंट में क्या बोला है, वेयर द सेलर, जो सेलर है, जो सिक्योरिटी बेच रहा है, वो मान जाता है। सेलर कौन है देखो, हमेशा सेलर अपन क्या बोलते हैं, उसको अपर रखते हैं कि उसके पास पैसा होगा, यहाँ पे उल्टा है। सेलर ऑफ सिक्योरिटी, वन हु नीड्स मनी, ये कंसेप्ट समझो। सिक्योरिटी बेच, हाँ, जो सिक्योरिटी बेच रहा है, जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है, उसको क्या है, पैसों की जरूरत है। तो वो एग्री करता है कि जब मैं बाय करूंगा ना, तो मैं एट अ हायर प्राइस बाय करूंगा। तो वही बात होती है ना कि जब भी अपन लोन लेते हैं तो अपने को ज्यादा चुकाना पड़ता है ना। तो वही बात वैसे समझो कि जो सेलर है उस सिक्योरिटी का, वो बोलता है कि मैं वापस से इसको खरीदूंगा, और खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा, हायर रेट पे खरीदूंगा। अभी तो मुझे दे दे, लेकिन फिर जब मैं वापस से खरीदूंगा तो तेरे को ज्यादा प्राइस पे लूंगा, ऐसा। एग्रीज टू बाय इट बैक फ्रॉम द लेंडर एट अ हायर प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। नेक्स्ट, यूजुअली दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। यानी कि बैंक टू बैंक की रिलेशनशिप होती है, एक तो हो गया अपना आरबीआई और एक हो गया दूसरे कोई भी कमर्शियल बैंक। Repo rate is the rate at which banks borrow from RBI, and reverse repo rate is the rate at which RBI borrows from banks. RBI uses the repurchase agreement to control the money supply in the economy. These agreements are the most liquid of all money market investments, having maturity ranging from 24 hours to 7 months. 24 आवर्स मतलब एक दिन, वन डे से लेके कुछ महीनों तक की भी होती है। कुछ महीने मतलब साल नहीं बोला, यानी कि अगेन मनी मार्केट में आ गया, एक साल के अंदर की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, इसमें दो कंसेप्ट अपने को सीखने मिले, एक तो होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो। रेपो रेट मतलब द रेट, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, मतलब अगर कोई बैंक जाके आरबीआई से लोन लेती है तो उसको एक जो इंटरेस्ट भरना पड़ता है, वो कौन सी रेट होती है, रेपो रेट। लेकिन अगर समझो आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ गई और वो जाके छोटे लोगों से, मतलब बाप पैसा मांग रहा है बच्चों से, तो उसको तो क्या रेट लगेगी, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये लगती है। फिर दूसरा क्या बोला है कि आरबीआई करता है रीपर्चेस एग्रीमेंट। रीपर्चेस मतलब पहले उसको बेच देगा फिर उसको खरीद लेगा। मेरे पास पैसा था, आपको पैसा देने के क्या तरीके हैं, मैं सीधा कैश दे दूं। दूसरी बात क्या है, आपके पास कोई चीज है, वो मैं आपसे ले लूं, ठीक है, मेरी चीज आपको बेच दूं और फिर आपसे महंगे में खरीद लूं। मेरी चीजें मैं बेच दूं, आपके पास कुछ नहीं है, मैं आपको वही चीज दे दूंगी और फिर वो महंगे में खरीद लूंगी, तो आपके पास सरप्लस कैश आ जाएगा ना। वही बात है, रीसेल एग्रीमेंट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, फिर से परचेस करूंगा, मेरी चीज है, मैं आपको दूंगा, सेल एंड परचेज बैक, ऐसा होता है। रीपर्चेस मतलब मेरी चीज है, मैं तेरे को दूंगा और महंगे में लूंगा तेरे से, तेरे को 90 में दूंगा और 100 में लूंगा। तू मेरे से 90 में खरीद ले, 100 में तेरे को दूंगा, तो 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, वही आपकी फंडिंग है। तो वो जो फंडिंग है वो रेंज फ्रॉम 24 आवर्स टू 1 ईयर। अब समझा आपको ये सेलर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, हु नीड्स द मनी, क्योंकि अब पूरा कंसेप्ट समझा होगा। नेक्स्ट, Money market mutual funds. MMF, A mutual fund which invests in money market instruments like call money, repos, T-bills, CDs, etc. is called as MMFs. This type of mutual fund invests in debt instruments which mature in less than 1 year and have low risk. Individuals and corporates are allowed to invest in MMFs. तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, कॉल मनी, जो अभी अपन ने सारे पढ़े ना, कॉल मनी, रेपो, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो दिस टाइप ऑफ जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट में, जो कि ये सारी चीजें इनमें जो डीलिंग करते हैं, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं उन सब में जो डीलिंग करते हैं उनको हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। लेस देन 1 ईयर होते हैं, लो रिस्क होते हैं, और इसमें कौन पैसा लगाता है भाई, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लगाते हैं पैसा। ठीक है, स्टूडेंट को एक्टिविटी दे रखी है, कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टी बिल और कमर्शियल बिल्स पे निकाल लो। Capital market. It is the market for borrowing and lending long-term capital required by business enterprises. The financial assets dealt with in the capital market have long or indefinite maturity period. The capital market is a core of a country's financial system as it helps in mobilization of resources. ठीक है, जब हम मनी मार्केट की बात कर रहे थे तो मोस्टली कौन कौन लोग आ रहे थे उसके अंदर, ध्यान में आपको एक बार फिर से देख लो कि उसमें मोस्टली बैंक्स की बात आ रही थी। जैसे ही हम मनी मार्केट की बात कर रहे थे तो इसमें मेजर पार्टी कौन सी इन्वॉल्व हो रही थी, बड़े बड़े लोग आ रहे थे, इसमें इंडिविजुअल की बात आई नहीं थी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग हो रहा था, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो रही थी जिसके लिए भी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोग आ रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की,
कैपिटल मार्केट में सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो रहा है। इनडेफिनेट मतलब जरूरी नहीं है कि भाई 1 साल के अंदर हो जाएगा, 2 साल के अंदर हो जाएगा, कितने भी साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि भाई ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए है। और कैपिटल मार्केट जो होता है वो कोर रोल प्ले करता है फाइनेंशियल कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में मदद करता है। As per SEBI, capital market is a market for long-term debt and equity shares. In this market, the capital funds comprising of both equity and debt are issued and traded. This also includes private placement of debt and equity, as well as organized markets like stock exchanges. तो सेबी में क्या होता है, कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी शेयर्स दोनों में होता है। कैपिटल मार्केट अपने को पता है लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है और इक्विटी शेयर्स। डेट यानी कि लोन हो गया, और इक्विटी शेयर्स यानी कि हमारे जो शेयर्स का जो अलग क्राइटेरिया होता है वैसे वो वाली चीजें फॉलो हो जाएगी। शेयर्स में हमको जो रिटर्न मिलता है वो होता है डिविडेंड, और डेट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। इन दिस मार्केट द कैपिटल फंड्स कंप्राइजिंग बोथ, तो ठीक है दोनों। जब भी हम कैपिटल फंड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ गई, जैसे इसमें अपन ने मनी मार्केट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट देखे थे, सीडी सीपी है ना, तरह तरह के पेपर्स थे। उसके अंदर यहाँ पर क्या है चीजें मेनली दो हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। यही इशू और ट्रेड किए जाते हैं। इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड लाइक जैसे कि स्टॉक मार्केट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी क्या होता है कि एक शेयर्स जो रहते हैं उनको पर्टिकुलरली हाँ इतने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा ही एक रहता है कि शेयर्स भी तो बेचने हैं ना अल्टीमेटली कंपनी को, तो उसके अंदर ही प्राइवेट प्लेसमेंट आता है। नेक्स्ट, One of the important functions of the capital market is to provide ease of transactions for both the investors and companies. तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि भाई दोनों को सहूलियत होती है। इन्वेस्टर्स को सहूलियत होनी चाहिए, ईज ऑफ होना चाहिए कि वो अच्छे से आराम से इन्वेस्ट कर पाए, और कंपनीज होना चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टर्स को गेन कर पाए, और जो मनी जो सर्कुलेट हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है, वो फटाफट इजीली हो सके। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। Following are the main features of the capital market. Link between investors and borrowers. The capital market links investors with the borrowers of funds. It routes money from savers to entrepreneur borrowers. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हर जगह हर क्वेश्चन में अपन ये देख रहे हैं कि एक लिंक बन रहा है, तो कौन लिंक बन रहा है। अब यहाँ पर जब हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट लिंक है किसके बीच में, दो ही लोग हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं और बोरोवर हैं। इन्वेस्टर के पास क्या है, वो सेवर्स हैं, वो पैसा सेव करके रखे हैं, और बोरोवर्स क्या है, वो एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब जो नई नई आइडियाज लेके आ रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उन बोरोवर तक पैसा पहुंचाना, इनकी लिंक क्या है, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, Deals in medium and long-term investment. Capital market is a market where medium and long-term financial instruments are traded. Through this market, corporates, industrial organizations, financial institutions access long-term funds from both domestic and foreign markets. ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि मनी मार्केट में सिर्फ 1 डे से लेके 364 डेज, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेस देन 1 ईयर की सारी चीजें आ जाती थी। तो जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें मीडियम टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा और 5-6 साल से भी ज्यादा के लोग यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें ट्रेड हो जाते हैं। और कौन कौन इसमें यूज कर सकता है, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे, और ना कि सिर्फ इंडिया के यानी कि सिर्फ होम कंट्री के नहीं, अब्रॉड की कंट्रीज से भी, इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट से भी आप पैसा उठा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, Presence of intermediaries. Capital market operates with the help of intermediaries like brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers, etc. These intermediaries are important elements of capital market. ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स बीच के बंदे जो होते हैं, जो दलाल होते हैं, तरह तरह के दलाल का काम वही होता है कि दो लोगों को मिलाना, लेकिन ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से हो सकता है। जब भी अपने को शेयर्स खरीदने होते हैं डायरेक्टली खुद के पर्पस के लिए, और हमें आइडिया नहीं है कि भाई कौन सा शेयर परचेस करना चाहिए या कुछ, तो उसके अंदर भी ब्रोकर हेल्प करते हैं। तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी का ये कर लो, पेपर वर्क करने के लिए ब्रोकर लगते हैं, घर ढूंढते हैं तो उसमें रियल एस्टेट एजेंट लगते हैं, काम उनका वही होता है कि दो लोगों को मिलाना। तो वैसे ही अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर, ये सब एक तरह से बीच का काम करते हैं, दो लोगों को मिलाते हैं और उनकी जो प्रोसेस है, जो काम है वो करके देते हैं। इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोग कैपिटल मार्केट में। Promotes capital formation. Capital market provides a platform for investors and borrowers of long-term funds to trade. This leads to capital formation in an economy as it mobilizes funds. तो मोबिलाइजेस फंड की बात आ जाती है यहाँ पे, वो किस हिसाब से बोल रहे हैं हम। सबसे पहली बात आ जाती है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया है किस किस को, जो हमारी दो पार्टी है, कौन कौन है हमारी पार्टी, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स। तो दोनों इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया, एक जगह आ गई है जहाँ पे वो मिलके अपनी जो सेविंग्स है और जिसको बोरोवर है वो एक जगह मीट हुए और अपने फंड्स जो है मोबिलाइज कर सके, मूवमेंट हो सके। जब कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एन
इकोनॉमिक्स कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब और ज्यादा पैसा आता रहना, ज्यादा कैपिटल फॉर्म करना मतलब ज्यादा पैसा बनाना। किसके अंदर? इकोनॉमी की बात हो रही है ये। तो इकोनॉमी का पैसा बढ़ता रहता है अगर इतने सारे लोग आते हैं, क्योंकि जो पैसा, वही बात है कि जो पैसा घर पे फालतू बैठा रहता बिना कोई यूज का रहता, अब उसको पुट टू यूज हो गया है। नेक्स्ट, Regulated by government rules, regulations, and policies. Capital market operates freely. However, it is regulated by government rules, regulations, and policies. Example, SEBI is the regulator of capital markets. ठीक है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली, ऑपरेट्स फ्रीली बोला है मतलब कि हाँ कोई भी फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई ऐसे बंदिश नहीं है। हाँ लेकिन क्या है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, आपको कुछ ना कुछ पेपर वर्क वैसे करना पड़ता है। तो पेपर वर्क या जो भी है, जैसे ब्रोकर बनना है या आपको उस साइड जाना है, आपको बोरोवर की साइड में जाना है या आपको इन्वेस्टर की साइड में जाना है, आपको एक रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। जो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ने वो रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज बना रखी है। जैसे कि एक जो सबसे बड़ा जो माई बाप हो गया कैपिटल मार्केट का, वो कौन है? सेबी। सेबी पूरा का पूरा मार्केट, कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, Deals in marketable and non-marketable securities. Capital market trades in both marketable and non-marketable securities. Marketable securities are securities that can be transferred. Example, shares, debentures, etc. And non-marketable securities are those which cannot be transferred. Example, term deposits, loans and advances. ठीक है। तो दोनों में डील करता है, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब क्या हो गया? जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। मार्केटिंग हम किस चीज की करते हैं? आज आपके पास एक पेन है, आप क्या करेंगे? उसकी मार्केटिंग करेंगे, आप उसको फटाफट इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक से दूसरे के पास चला जाता है। तो वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्योरिटीज में क्या हो गया? शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। आज कोई भी रिलायंस का शेयर खरीद सकता है, बाकी कंपनीज के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी और को ट्रांसफर करना है, वो कर सकते हैं। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या हो गया? आपने लोन लिया है, कोई और लोन चुकाएगा क्या? वो नहीं है। तो टर्म डिपॉजिट हो गया, कुछ लोन ले लिया, कुछ एडवांसेस आपने दे दिए या ले लिए, ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती। लोन जिसका है वो उसको चुकाना रहता है। तो ये इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है Variety of investors. Capital market has a wide variety of investors. It comprises both individuals like general public and institutional investors like mutual funds, insurance companies, financial institutions, etc. तो वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर है, मतलब जो छोटा आप लोग जैसे हम होते हैं जो 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं महीने के ऊपर, जो अपन एसआईपी में सुन रहे हैं, ये एसआईपी में क्या बोला है? मंथली 500 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मतलब जिसके पास कम पैसा हो वो भी खेल सकता है, और जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जो कंपनी लेके चल रहा हो, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल जैसे कि जनरल पब्लिक, आम जनता, मैंगो पीपल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेटेड फॉलो करके बनते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी होगी, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसी हो गए, वो सब भी इसमें आ सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। Risk. Risk is very high here as the instruments have long maturity periods. However, the return on investments is very high. वही बात है, रिस्क है तो इश्क है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अब यहाँ पे अपने को पता है लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड है, कि भाई उसने बोला कि 5 साल 10 साल बाद पैसे चुकाऊंगा, किसको मालूम 10 साल बाद क्या होगा? तो अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कोरोना आया, किसी को पता नहीं था, पूरा मार्केट जो कैपिटल मार्केट था वो नीचे आ गया। लेकिन वही बात है कि जितना ज्यादा इसमें मेच्योरिटी पीरियड, जितना ज्यादा देरी का होता है, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता है, और जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता है उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी जो होता है वो अपने को हाई मिलता है। तो जो संभाल सकते हैं, रिस्क झेल सकते हैं, उसको ही एंट्री करनी चाहिए। नेक्स्ट अभी आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। तो इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो हमने देखा हर तरह के शेयर्स हो गए। शेयर्स में 2 तरह के हैं, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस। फिर आते हैं डिबेंचर और बॉन्ड्स, इनका नाम भी हम ऐसे ही देते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे अपने को डिविडेंड मिलता है, फर्स्ट और सेकंड पे डिविडेंड मिलता है, थर्ड और फोर्थ पे इंटरेस्ट रहता है, और सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी इंटरेस्ट रहता है, पब्लिक डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट रहता है। सिर्फ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। तो फर्स्ट सेकंड पे डिविडेंड, बाकी सब चीजों का इंटरेस्ट, ये उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज फर्स्ट Government securities market or gilt-edged markets. In this market, government and semi-government securities are traded. तो ये नाम में इसमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटीज इशू करेगी, और जैसा मैंने बताया था पहले भी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास लोन होता है, आप लोन गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा ले लेते हैं, तो बैंक आपका गोल्ड रख लेता है और आपको बैंक अपना पैसा दे देता है। तो वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, गिल्ट एज मार्केट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मतलब लोकल अथॉरिटीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वो सारी चीजें आ गई, वो लोगों की सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। तो वो अपनी सिक्योरिटीज के पेपर आपको दे देते हैं और उनके बदले में आपसे पैसे ले लेते हैं। नेक्स्ट, और फिर इस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, ये आपकी इनकम हो गई। नेक्स्ट बात आती है Industrial securities market. In this market, industrial securities, that is, shares and debentures of new or existing corporates are traded. This market is further divided into
primary or new issues market. Here, sell fresh shares, debentures, etc. for the first time to the public. And secondary market, here already existing shares, debentures, etc. are traded through the stock exchanges. ठीक है, तो जब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट पर, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज जो भी कोई कंपनी होती है वो क्या किस में ट्रेड कर सकती है? उनकी सिक्योरिटीज क्या हो गई? सिर्फ मेजरली दो हो जाती है उनकी, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स, तो शेयर्स में दोनों तरह के शेयर्स आ गए, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और डिबेंचर्स इंक्लूड बॉन्ड्स, ऐसा समझ के चलिए। तो शेयर्स और डिबेंचर्स में सारी चीजें आ गई, किस किस की? न्यू या फिर एग्जिस्टिंग, चाहे नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो, उनके हम ट्रेड करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में, आईएसएम में। अब इस मार्केट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें दो तरीके का हो गया, एक हो गया प्राइमरी या फिर न्यू इश्यू मार्केट, और दूसरा हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब भी कोई कंपनी पहली बार कोई काम कर रही है, पहली बार एक आईपीओ लेके आया। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी पहली बार आ रही है मार्केट में, पब्लिक के पास आ रही है पैसा मांगने के लिए, पैसा लेने के लिए, कि हाँ भाई मौका दिया है आपको फर्स्ट टाइम कि आप कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट या फिर न्यू इश्यू मार्केट। हियर क्या है? हियर कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स, डिबेंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, पहली बार हुआ है। आप समझ लीजिए फर्स्ट टाइम, जैसे आप घर खरीद लें, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, घर आपके नाम पे पहला है, आप फर्स्ट ओनर हैं उसके, तो वो हो गया। दूसरी बात आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जो हर समय ट्रेड होते जा रहे हैं। जैसे अभी अगर आप कोई भी अपस्टॉक या फिर ग्रो ऐप पे जाएं और वहां पर जो आप शेयर मार्केट में शेयर परचेज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। वो ऑलरेडी मार्केट में बिक चुके हैं, खाली उसमें क्या होता है? ओनर चेंज हो रहा है, फ्रेशली इशू नहीं हो रहा है, वो सेकेंड हैंड हो गया, सेकेंड हैंड या फिर सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्राइमरी मार्केट। In primary market, companies sell their shares, debentures, etc. for the first time to raise fresh capital. It exclusively deals with the issue of new securities, that is, securities that are issued to investors for the very first time. Hence, this market is also known as new issues market. तो सेम वही बात बोलिए कि फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। नेक्स्ट, The main function of the primary market is to facilitate capital formation. It is a place where investors can invest their surplus funds profitably and companies can raise capital easily. On the basis of type of funds raised, primary market can be classified as equity market and debt market. In equity market, securities like equity shares, preference shares, rights issue, etc. are issued. In debt market, debentures, bonds, FDs, etc. are issued. ठीक है, तो वही बात है कि भाई ये मेन फंक्शन क्या है प्राइमरी मार्केट का, कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन। आज हमको पता होता है कि हाँ एलआईसी का निकला आईपीओ या फिर पेटीएम का आईपीओ निकला, कि भाई पेटीएम पहले फाउंडर्स चला रहे थे, उनको लगा कि नहीं हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से आएगा? तो भाई वही है कि प्राइमरी मार्केट क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम फर्स्ट टाइम फ्रेशली न्यू जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको इशू करते हैं। कौन कौन सी होती है? ताकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना एक्सेस पड़ा जो पैसा है, ज्यादा पैसा पड़ा है, उसको आराम से प्रॉफिटेबली जगह इन्वेस्ट कर सके, और जो कंपनीज होती है वो पैसा कैपिटल में लेके आ सके, उनके पास पैसा आ जाता है और इनको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और जब हम प्राइमरी मार्केट में बात करते हैं तो दो तरह के हो गए, एक हो गया इक्विटी मार्केट, एक हो गया डेट। इक्विटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत चीजें हैं। आप लोगों को अभी तक सिर्फ ये 3 चीजों का नाम बताया गया। डेट मार्केट में क्या चीजें आ जाती है? डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट। तो कोई भी ये सब चीजों पे क्या मिलेगा अपने को? इंटरेस्ट। और ये सब पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। जहां पर भी इक्विटी बात आती है तो वही रहता है। लेकिन आपको ये बता देता है जहां पे डेट आता है, डेट मतलब एक कंपल्शन हो जाता है, तो वो आपको पक्का रिटर्न मिलेगा, तो लेकिन लिमिटेड मिलेगा। जैसे डेट में बोलेंगे तो जितना फिक्स्ड परसेंटेज मिलेगा जो पहले से डिसाइडेड होता है, तो जिसको कम रिस्क लेना हो वो डेट में जाते हैं। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो कितना भी मिल सकता है, मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इक्विटी में वो वेरिएशन, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जितना रिस्क आप झेल सकते हैं उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड, कैसे कैसे पैसा उठा सकते हैं प्राइमरी मार्केट में। IPO, initial public offer. IPO refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. Investors can directly buy the securities from the issuing company. ठीक है, तो ये जो हम डायरेक्टली हम एप्स पर देखते हैं, आजकल आईपीओ ऑनलाइन आ गया तो उस हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। नेक्स्ट, FPO, further or follow-on public offer. When a company issues share to the public after an IPO, it is called as FPO. यानी कि आगे एक बार फर्स्ट टाइम जो करते हैं उसको आईपीओ करते हैं, और ये काम हम आप अगली बार कभी भी करेंगे, कितनी बार भी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एफपीओ। आईपीओ के बाद में अगर आप पब्लिक ऑफर करते हैं इट इज फर्दर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हो रहा वही है कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को इससे जाके पैसा मांग रहे हैं। नेक्स्ट, Rights issue.
When a company is in need of additional funds, they can first collect it from their current investors by giving them an opportunity to buy the shares of the company. Such an issue of shares is called as rights issue, as the existing shareholders are given the right to buy new shares before it is offered to the public. एक बात होती है कि भाई अरे तू घर का बंदा है, तूने मुझे पहले भी पैसा दिया था, क्या तू फिर से और पैसा लगाने तैयार है? तो इसके लिए बोलते हैं राइट्स इशू। राइट्स मतलब, राइट का मतलब क्या होता है? हक। एक हक दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? गैरों को दिया जाएगा क्या? परायों को हक देते हैं क्या? नहीं देते। तो करंट इन्वेस्टर को हक दिया जाता है, और उसका मोस्टली क्या होता है कि मार्केट से कम थोड़ी प्राइस रहती है, कि बाहर वालों को मैं 10 रुपए में बेचूंगा, चल तेरे लिए 7 रुपया, तेरे लिए 8 रुपया। तो इसको बोलते हैं राइट्स इशू, कि जो हमारे करंट इन्वेस्टर हैं उनको एक राइट देते हैं, उनको एक हक देते हैं। हक है, एक्सरसाइज करना ना करना उनके पास ऑप्शन है। आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। आपको एक हक दिया है कि राइट टू बाय न्यू शेयर्स बिफोर इट इज ऑफर टू पब्लिक। आप अगर पैसा दे देते तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम पब्लिक के पास जाएंगे। तो हो गया राइट इशू। नेक्स्ट, Private placement. Private placement means when a company offers its securities to a select group of persons identified by board, excluding qualified institutional buyers and employees, that is, financial institutions, banks, insurance companies, etc., not exceeding 200. This helps the company raise the funds efficiently, quickly, and economically. ठीक है। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम मतलब बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड का मतलब कौन सा बोर्ड है यहाँ पे? BOD. बीओडी, कंपनी का जो बोर्ड है उसकी बात हो रही है, कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हम इस फलाना फलाने ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कि जो बंदे बैठे ही हैं खास करके कि आओ 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 हम तुम्हारा काम करवाते हैं, उनको नहीं। उनके अलावा कोई और प्राइवेट पर्सन होंगे, और ना खुद के एम्प्लॉइज। कंपनी खुद के अपने एम्प्लॉइज के पास भी नहीं जाएगी, मतलब घर वालों के पास नहीं जाएगी, और जो उसके लिए बैठे हैं उनके पास नहीं जाएगी। वो किससे जाएगी? प्राइवेट प्लेसमेंट के पास जाएगी। जैसे कि क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग लोग हो गए, रैंडम लोग जो पैसा डालते हैं लेकिन जरूरी नहीं है इसमें भी इन्वेस्ट करें, उनके पास जाएगी। और नॉट एक्सीडिंग 200। कितने लोग हो सकते हैं वो टोटल? Maximum 200 तक ही हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इतने ही फिगर याद रखें कि नॉट एक्सीडिंग 200 इनके पास जा सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं। इससे क्या होगा? एफिशिएंटली, क्विकली और इकोनॉमिकली होगा। कि भाई वो हो सकते हैं, बोर्ड कैसे डिसाइड कर सकती है? हो सकता है कि जैसे अगर पेटीएम है तो आप अपने फील्ड वाले लोगों को उठा लें, है ना। जैसे इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजिकल है, तो आप साइंस वालों बंदे को उनको उठा लें। अगर आपका लग रहा है कि भाई हमारा फाइनेंस रिलेटेड है तो फाइनेंस वाले फाइनेंस की कंपनी को अच्छा समझेंगे, तो हो सकता है वो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहें। वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को आइडेंटिफाई किया कि हाँ हम इन लोगों को उठाते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा हो या इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन यार ये लोग मेरे बिजनेस को समझेंगे, ऐसे लोगों को। लेकिन वो कितने हो सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग 200। नेक्स्ट आते हैं, अब हम, ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट का हो गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट पर। Secondary market is more commonly known as the stock market or the stock exchange. Here, the previously issued securities are bought and sold by the investors. After IPO, when the shares are listed at the stock exchange, they can be traded in the secondary market. In this market, the securities are traded between investors. ठीक है, तो जब हम आईपीओ की बात करते हैं या फिर हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, तब दो लोग होते हैं, एक होता है कंपनी और एक होता है इन्वेस्टर। ये होता है प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं बिटवीन वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर, तब हम क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। पहले आईपीओ होता है, वो होता है प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद में जब जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तब हम जाते हैं। अब जब ट्रेडिंग होती है, वो जो ट्रेडिंग होती है उसके बाद में, आईपीओ के बाद में जो भी ट्रेडिंग होती है वो कहाँ होती है? स्टॉक मार्केट में होती है, और वो होती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट, The main difference between the primary and the secondary market is that in the primary market, only new securities are issued, whereas in the secondary market, the already existing securities are traded. There is no fresh issue in the secondary market. वो फ्रेश इशू नहीं होता, मतलब जितना ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, भाई 100 करोड़ का है तो वो 100 करोड़ का ही है। आप अपने मन से नए नए शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नो फ्रेश इशू। खाली क्या है? जितना ऑलरेडी हो चुका है, जितना मार्केट में पैसा उठ चुका है उतना उठ चुका है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। खाली क्या होगा? हाथ बदलेंगे, ओनर बदलेंगे, वो ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टर बदल जाएगा, बाकी पैसा वही रहेगा। नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 3 तरह के मार्केट हैं। एक है कमोडिटी मार्केट, दूसरा है डेरिवेटिव मार्केट, और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सबसे पहले देखते हैं कमोडिटी मार्केट। Market in which commodities are bought and sold between producers, traders, exporters, and consumers. तो देखो, जैसे कि ये स्टॉक एक्सचेंज में भी अपन सुनते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं कि जुआ है, एक तरह से बैटिंग का गेम चल रहा है। तो वैसे ही कमोडिटी मार्केट में भी एक तरह से बैटिंग ही चलती है। उसमें क्या होता है? किसमें डील होती है? कमोडिटीज में। कमोडिटीज जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, उसके अंदर उसको बॉट एंड सोल्ड के ऊपर हम एक मार्केट बनाते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं?
प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर कौन कौन से हो गए, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाले हो गए, मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए वो हो गए, ट्रेडर्स हो गए जो बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्टर हो गए, या फिर फाइनल कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे डील कर सकते हैं। यानी कि अगर आप समझेंगे तो पूरी की पूरी हमारी जो सप्लाई चेन होती है एंड टू एंड वो कवर हो जाती है कमोडिटी मार्केट में। ये कैसे होती है, ये लोग क्या सोचते हैं, अगर बताना चाहूँ तो कि ये लोग बोलेंगे भाई आज के डेट में 50 रुपया किलो चावल मिल रहा है, एक जना बोलेगा नहीं नहीं आगे के एक हफ्ते बाद 55 हो जाएगा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं 45 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलेंगे और दोनों में से एक जना जीतेगा, या तो मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी या तो इसकी प्राइस नीचे जाएगी। तो इस हिसाब से कमोडिटी मार्केट होता है, एक तरह से स्पेकुलेशन होता है, बेटिंग का गेम होता है। नेक्स्ट, Derivatives market. In this market, derivatives are traded. Derivatives can be classified as future contracts, forward contracts, options, swaps, etc. तो ये भी अगर वही है कि आप फाइनेंस के कोई फील्ड में जाएंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा। डेरिवेटिव्स हमने पहले पढ़ा था, डेरिवेटिव्स कहते हैं जो दूसरी कोई और चीज से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, एक अंडरलाइंग असेट से वो पैसे उठाता है, खुद की नहीं वैल्यू होती। तो इसमें आपको खाली 3 नाम याद रखने हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन और स्वैप। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। In this market, foreign currencies are traded. That is, foreign currencies are bought with domestic currencies and foreign currencies are sold for domestic currencies. ठीक है, यहाँ पे करेंसीज को बेचा जा रहा है, आप रुपए लेंगे, रुपए से डॉलर खरीदेंगे और फिर डॉलर बेच देंगे। ठीक है, तो ये एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हो सकता है। तो सारी करेंसीज जो होती है उनमें ट्रेड किया जाता है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। अभी जस्ट अपन डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिस्टिंग्विश है बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है मीनिंग। Money market is a component of the financial market where short-term borrowing takes place. ठीक है, और यहाँ पर Capital market is a component of financial market where long-term borrowings take तो place. दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट है। एक जहाँ जब मनी मार्केट की बात आती है तब शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाती है, और जब कैपिटल मार्केट बोले तब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। In money market, the instruments traded have maturity period of 1 year or less than 1 year. In capital market, the instruments traded have maturity period of more than 1 year. ठीक है, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट, Instruments: certificate of deposits, repurchase agreements, commercial paper, T-bills, etc. are the instruments traded in the money market. Stocks, shares, debentures, bonds, securities of the government are the instrument of capital market. तो यहाँ पर सीडी हो गया, सीपी हो गए, रीपर्चेस एग्रीमेंट, ट्रेजरी बिल्स, जो जो हमने पहले सीखी थी वो सारी चीजें आ गई। यहाँ पर स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्पस ऑफ बोरोइंग। Funds are borrowed to meet working capital requirements or for small investments. तो जब बात हो रही है कि भाई 1 साल के अंदर के लिए पैसा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। Capital market long-term funds are required to establish new business, expand or diversify business or purchase of fixed assets. ठीक है, जब आपको बड़े बड़े काम करना हो, आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, न्यू बिजनेस में जाना हो या डाइवर्सिफाई करना हो, आप पहले सोप बना रहे थे अभी आपको टॉवल बनाना है तो डाइवर्सिफाई करना है, उसमें ये आ जाएगा कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन। Participants in the market are central banks, commercial banks, acceptance houses, non-bank financial institutions, bill brokers, etc. नेक्स्ट, Stock exchanges, commercial banks and non-bank institutions, financial intermediaries, etc. are the participants in the market. तो दोनों के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, जो जो बातें आपने देखी थी वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल मार्केट में इवन इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात आती है रिस्क की। In the money market, risk factor is very less because maturity period of the instruments is less than 1 year. In capital market, the risk is more compared to in money market. The reason behind this is the instruments have long maturity period. तो जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितनी ज्यादा मेच्योरिटी होगी, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Return on investment in money market is less as they are highly liquid and safe. Return on investment in capital market is comparatively high as they are more risky. वही ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न होगा, लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल इन इकोनॉमी। Money market increases liquidity of funds in the economy. Capital market helps in mobilization of savings in the economy. तो ये बात आती है इसमें कि मनी मार्केट की जब बात करते हैं तो वो लिक्विडिटी बढ़ा देता है कि फटाफट, लिक्विडिटी मतलब द पावर ऑफ कन्वर्टिंग एनी थिंग और असेट इनटू कैश। कितनी जल्दी कोई चीज कैश में बदल सकती है, पैसा उठ सकता है, वो हो गया लिक्विडिटी। दूसरी बात आ जाती है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी कि पैसा जो सेव किया हुआ है उसको यहाँ से वहां पहुंचाना। तो इसके साथ ही
ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। The issue of new shares by the company is done in the primary market, and the securities issued earlier are traded in the secondary market. तो ऑलरेडी इशूड अर्लियर वो वाली सेकेंडरी मार्केट में होता है, या फिर एग्जिस्टिंग इश्यूज। नेक्स्ट, Mode of investment. Direct investment in the securities. Securities are acquired directly from the company. Indirect investment as the securities are acquired from other stakeholders. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, हम कंपनी और इन्वेस्टर्स रहते हैं प्राइमरी मार्केट की जब बात करें तो, लेकिन जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो अदर स्टेक होल्डर्स या फिर दो इन्वेस्टर्स रहते हैं। नेक्स्ट, Parties in action. The parties dealing in this market are company and investors. तो यहाँ पर क्या होते हैं, कंपनी और इन्वेस्टर्स होते हैं, और जब हम The parties dealing in this market are only investors. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर ए बी सी डी। नेक्स्ट, Intermediary. The underwriters are the intermediaries, and the security brokers are the intermediaries in secondary market. तो जब हम इंटरमीडिएट्स की यानी कि बीच के बंदे की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में होते हैं अंडरराइटर, जो बोलते हैं कि अगर कोई आपका शेयर नहीं लिया तो हम ले लेंगे। और दूसरे होते हैं सिक्योरिटी ब्रोकर। तो सिक्योरिटी ब्रोकर कौन होते हैं, जो दो लोगों को, दो इन्वेस्टर्स को मिलाते हैं। नेक्स्ट, Value of security. The price of security in the primary market is fixed as it is decided by the company. The price of security is fluctuating depending on the demand and supply conditions in the market. तो यहाँ पर जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो कंपनी, जैसे कि अगर आपने आईपीओ भी कभी देखा होगा, आईपीओ मोर और लेस 15,000 के आसपास होता है हर कंपनी का। चाहे कोई भी कंपनी हो, वो अपनी शेयर प्राइस अलग अलग कर सकती है, नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग कर सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो मोर और लेस 15,000 तक ही होता है। तो वहां पर जो होती है, वहां पे आप ऑफर नहीं देते, कंपनी बोलती है कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए मेरे एक शेयर के बदले। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो अगर आपने कोई भी तरह का ऐप यूज किया होगा तो मार्केट हमेशा हर सेकंड बदली होता रहता है, वो प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब भी प्राइस की बात आती है, वैल्यू की बात आती है, तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक हो गया उसका डिमांड, दूसरा हो गया उसका सप्लाई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके साथ ही हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 और 12 कंबाइंड आपको 10 to 12 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।